हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 14 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कार्य एवं ऊर्जा को। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें था गुरुत्वाकर्षण, गति, बल और गति के नियम। ये कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको भी देखें। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उसे भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है, ठीक है। तो आप जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं या किसी वस्तु को जब बल आप एक दिशा में लगाते हैं तो उसमें जो भी कार्य होगा वो किस तरह से आप देखेंगे या किस तरह से उसको नाप पाएंगे, तो वो आपको इस तरह से समझ में आएगा। जैसे आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं या एक निश्चित दिशा में आप फोर्स लगाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी, उसका जो विस्थापन है उसी दिशा में जितना भी होगा वो आपका कार्य के रूप में देखा जाएगा। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन शून्य होता है तो आपका कार्य भी शून्य माना जाएगा। तो कार्य मुख्य रूप से ये है कि आप जिस पावर से, ये जिस एनर्जी से आप उस पर पावर लगा रहे हैं सामने वाले पे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ही कार्य कहते हैं। तो इसको अपन समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से उस वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापन, गति उत्पन्न होता है, तब माना जाता है कि कार्य हुआ। और इसके लिए दो कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसी बल द्वारा किया गया कार्य दो कारकों पर ही निर्भर करता है। पहला होता है बल की मात्रा, कि आप किस मात्रा या कितना बल आप आरोपित करते हैं, कितने न्यूटन का बल आप आरोपित करते हैं किसी चीज़ पर, कि उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ या विस्थापन उसी दिशा में आगे हुआ या पीछे हुआ, जिस भी तरफ हुआ पर वो अपनी स्थिति से में परिवर्तन लाया। तो वो कितना किस पर डिपेंड करता है, बल की मात्रा पर। अगर आप किसी दीवार को खुद से ही, अगर आप कितना भी बल लगाएंगे तो दीवार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और कोई भी विस्थापन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बल तो लगाया, आपकी एनर्जी लॉस तो हुई, आपका जो एनर्जी था, आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता थी वो तो लॉस हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो कार्य था वो शून्य हुआ, क्योंकि वो दीवार या फिर वो चीज़ आगे विस्थापित नहीं हो पाई। तो उसको कार्य क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो ये बल की मात्रा पर निर्भर करता है कार्य। दूसरा दूरी होता है, जिसके जरिए वस्तु की दिशा में गतिशील होता है। अब दूरी अगर नहीं होगी, कोई भी वस्तु पर आप कार्य करते हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसमें विस्थापन नहीं होगा, तो आप कैसे भी उस कार्य को जीरो ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें किसी तरह से कार्य आप दिखा नहीं पा रहे हैं। आपने जो ऊर्जा लगाया वो किसी भी तरह कार्य को परिवर्तित नहीं कर पाया, उसकी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर पाया, तो एक तरह से क्या होगा, जीरो माना जाएगा। हर दिन हर कोई व्यक्ति कार्य करता है। जैसे मैं बोलने का काम कर रहा हूँ अभी, तो वो बोलने का कार्य हुआ, या आप किसी पेन को उठा रहे हैं या किसी वस्तु को उठा रहे हैं, आप पानी पीने के लिए अगर गिलास भी उठा रहे हैं तो वो भी कार्य में ही माना जाएगा। लेकिन जब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया, कि वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश की गई, तो भौतिक विज्ञानियों ने एक रिलेशन निकाला कि जो कार्य है और उसकी जो विस्थापन है वो किस तरह से रिलेट करता है। तो उसी पर उन्होंने परिभाषा दी है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाया गया बल, आप कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वो बल वह विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब आप अगर किसी वस्तु पर इस तरह से यहाँ पे F बल आरोपित करते हैं तो उसके साथ वो जो भी डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, तो इनके गुणनफल को क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। ये वैज्ञानिक रूप से बताया गया। तो अगर वर्क को अपन W से दिखाते हैं, तो इसका जो बल अगर F न्यूटन अपन आरोपित करते हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हुआ है वो S हुआ है, तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो W इक्वल टू एफ एस, ये इसका फार्मूला बनेगा कार्य का। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी परिभाषा में भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। तो अगर कार्य कितने प्रकार के हैं ये अपन देखना चाहें तो ये तीन प्रकार के आप देख सकते हैं, जैसे कि शून्य कार्य, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से कार्य होता है, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे मैंने अभी दीवार का एग्जांपल दिया कि कार आपने फोर्स तो लगाया, आप मान लो एक ट्रक खड़ा है, ट्रक पर आप धक्का दे रहे हैं अकेले, तो ट्रक की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो आपने बल तो लगाया लेकिन उस मात्रा का बल नहीं लगा पाया कि जितने मात्रा में वो ट्रक अपनी स्थिति से परिवर्तित ला सके। मान लो एक ट्रक था तो ये यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ सके, इतना बल आपके पास नहीं था या इतना बल आपने लगाया ही नहीं, तो आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य माना जाएगा। इसके अलावा जो होता है धनात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य तो आपको सिंपली है कि मान लो कोई एक यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, अब आपने इधर पे F न्यूटन, मान लो
इस टेबल को हटाने के लिए 5 या 10 न्यूटन का बल की आवश्यकता है, वो आप अपने हाथ से लगा सकते हैं। तो उतना बल जैसे ही आपने इस बॉक्स पे आरोपित किया, तो उसमें थोड़ा सा, या इस टेबल पे आरोपित किया, तो वो टेबल जिस दिशा में आपने बल लगाया उसी दिशा में क्या करेगा, विस्थापित करेगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो सिंपल से आप यहाँ खड़े होकर इस टेबल पे बल लगाया तो टेबल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो उसकी जो नई स्थिति बनी वो यहाँ पे बन गई। तो इन दोनों के बीच जो दूरी है वो क्या है, धनात्मक है, क्योंकि बल की दिशा में ही वो विस्थापन दिखा रहा है अपने आप में। तो इसको क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य। ठीक है। और इसके बाद होता है ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य में क्या होता है कि मान लो दो बल एक तरह से कार्य कर रहे हैं, दो बल एक तरह से कार्य कर रहे हैं, तो आपने बल इस तरफ से लगाया, ठीक है, लेकिन उसका विस्थापन उसके अपोजिट साइड पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो इस तरफ का बल था और इस तरफ, दोनों तरफ से बल लगा, मान लो एक तरह से आप सपोज कर लो। तो इधर पे मान लो एक छोटा बच्चा टेबल को धक्का दे रहा है, इधर से एक बड़ा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़े के पास ज़्यादा ताकत होगा तो ज़्यादा बल आरोपित करेगा, तो उसका विस्थापन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ना कि इस तरफ होगा। तो अगर इस बल के रेफरेंस में देखा जाए तो ये विस्थापन क्या होगा, निगेटिव हुआ, तो कार्य क्या होगा, निगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी पेंडुलम को देखो कि आप यहाँ पे है, ठीक है, उस पेंडुलम को आपने यहाँ पे ले जाके इसी दिशा पे बल लगा रखा है, इसको रोक रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रोक रखा है तो बल की दिशा क्या है, ये है, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो इसका विस्थापन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो उस बल के कारण विस्थापन तो इधर हुआ ना, उसी बल के कारण इस तरफ से आया, तो इसे भी अपन निगेटिव में या ऋणात्मक कार्य कहते हैं कि बल की दिशा के विपरीत दिशा में अगर कार्य होता है या विस्थापन होता है तो उसको ऋणात्मक कार्य कहते हैं। अब ये थीटा का क्या वो है, मान है, ये थीटा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो थीटा अगर आप मानो कि इसी पे अपन देखते हैं, मान लो एग्जाम्पल के रूप में इसमें देख लो आप, शून्यकार वाले बॉक्स में, तो एक व्यक्ति अगर यहाँ से बल लगा रहा है, मान लो यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है तो वो यहीं से बल लगाएगा, तो खींच तो इस दिशा में रहा है ना, बल की दिशा क्या है, ये है, लेकिन विस्थापन की दिशा क्या है, ये है, इस तरह भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। मान लो यहाँ पे बॉक्स आ गया, तो आप देखेंगे जो बल है वो किस तरह से जा रहा है, बल ये है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो थीटा है, तो आप पूछेंगे कि इसमें थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मूला क्या होगा, जब वेक्टर में आप देखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है। जब शून्यकार होता है तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्य शून्य है, तो उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो कहीं कुछ खिसका ही नहीं, तो उसमें कोई फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की कोई बात होगी ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो है, क्योंकि इसी दिशा पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है, तो एंगल कहीं पे बना ही नहीं। नेगेटिव में आप देखोगे तो ये इस तरह से होता है, तो जो ये एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि आपने फोर्स इधर दिया, बल की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा ये है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का बनेगा, और 180 का मान क्या होता है, -1, तो कार्य भी हमको ऋणात्मक मिलता है। तो ये होता है थीटा का, इसका फॉर्मूला होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो ये आपको याद होना चाहिए, और सिंपल से इतना आप एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, सिंपल से ये आपको आना चाहिए कि शून्य कार्य कितने प्रकार के होते हैं, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, और कार्य की परिभाषा वैज्ञानिक रूप से, और कार्य के मात्रक, मतलब किन कारकों पर निर्भर करता है कार्य, किसी कार्य को करने के लिए किस तरह से अपन उस कार्य को करेंगे, या कार्य को किस तरह से वैज्ञानिक रूप से, भौतिक रूप से परिभाषित किया गया। तो कार्य की सिंपल सी परिभाषा वही है, जो उसका सूत्र है उसी को आपको परिभाषा के रूप में लिख देना है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाया गया बल व विस्थापन के बल की दिशा में गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्य। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा की। अब बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, अगर एनर्जी नहीं होगा तो आप कार्य कैसे करेंगे। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। किसी भी को कोई भी कार्य हो, चाहे आप पानी पीना भी हो, तो आपको उसके लिए भी क्या चाहिए,
ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा के बिना आप किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते या किसी भी कार्य को कर नहीं सकते। तो उसी को कहते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात, कार्य कौन कितना कार्य कर पाएगा या किसके पास कितनी क्षमता है, ये भी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के पास कितना ऊर्जा है और वो किस दर से ऊर्जा आरोपित करता है या किस बल को आरोपित करता है वो किसी वस्तु पर कि उसका कार्य हो जाता है। तो दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं किस पे, ऊर्जा पे। तो ऊर्जा मुख्य घटक है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है छोटे एग्जामों में। अर्थात इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, और इसका SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। सिंपल सी बात है, ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, इसलिए अदिश राशि होती है। ऊर्जा जो बल की हो उसमें दिशा होता है, तो उसकी दिशा में ऊर्जा लगे या निर्भर नहीं है, ऊर्जा एक अलग रहे और कार्य एक अलग है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाएंगे। मात्रक जूल जो इसका नाम है वो किस पर दिया गया है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वह है ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स फ्रिकॉर्ड जूल। इनके रिस्पेक्ट में या इनके सम्मान में इनका जो मात्रक है वो क्या रखा गया है, जूल रखा गया है। अब बात करते हैं यांत्रिकी ऊर्जा की। ऊर्जा है तो ऊर्जा कितने प्रकार की होगी, तो सबसे पहले तो यांत्रिकी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यांत्रिकी ऊर्जा मतलब हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो किस किस रूप में से होगी। तो सबसे पहले अपन ये एजम्पशन करते हैं कि स्थिति के हिसाब पर, मतलब कोई वस्तु अगर गति में है तो उस पर कौन सी ऊर्जा होगी, कौन वस्तु अगर स्थिति में है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, निहित होगी, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा हो गई कि किसी वस्तु पर खुद पर किए गए, मतलब खुद वो अपने आप पर कार्य करता है, या अपने आप के अंदर जो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है उसमें कितनी ऊर्जा है, उस चीज़ को डिफाइन करता है, उसको क्या कहते हैं, यांत्रिकी ऊर्जा। तो दो प्रकार के होता है, एक वस्तु की स्थिति के हिसाब से उसमें कितनी ऊर्जा है और उसकी गति के हिसाब से। तो गति में उसमें किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के पास कितना ऊर्जा है और उसकी स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो उस पर कितना ऊर्जा निहित है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सिंपल सा मतलब है, कोई अगर मेज ऐसे जमीन पे रखा हुआ है तो ये अपनी ऊर्जा के कारण अपनी स्थिति में इसके अंदर जो भी ऊर्जा है वो उसके निहित के कारण ये क्या करता है, एक स्थिर जगह पे रुका रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे आप स्प्रिंग को दबा देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और जब वो स्थितिज ऊर्जा रिलीज करता है तभी वो स्प्रिंग के साइज बढ़ जाता है और वो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा में हो जाता है। तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो वो है, अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु अगर एक जगह रखा हुआ है तो वो अपनी स्थिति की वजह से रखा हुआ है, उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी वजह से वो एक स्थान पर रुक पा रहा है या अपने आप को स्थायित्व दे पा रहा है, तो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है उसे क्या कहते हैं, अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मुख्य रूप से स्थितिज ऊर्जा को जो पूछा जाता है वो किस पे पूछा जाता है, वो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में पूछा जाए। गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जो लगता है स्थिति में ऊर्जा, उसको पूछा जाता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो होगी mgh, जिसमें m क्या होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, g क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, और h क्या होगा, पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अगर किसी वस्तु का आप ऊपर उठाते हैं, किसी वस्तु को मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, उसको यहाँ से यहाँ उठाते हैं, ठीक है, तो इसका ऊंचाई में चेंज होगा, मान लो h1 हुआ या h2 होगा, तब इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो इसका जो m और g तो दोनों तो समान ही हो गए ना ऊपर दोनों के लिए, क्योंकि mgh तो उतना लग रहा है, बस हाइट में चेंज हो रहा है। इसके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और सिंपल सी बात है, जो h है वो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है तो ऊंचाई ऑलरेडी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं अपन, mgh, इसका ये फार्मूला होता है और इसी को पूछा भी जाता है।
तो सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु रखा हुआ है कहीं पर और उसके रख मतलब उसकी स्थिति के कारण अगर कोई ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य करने के लिए आगे प्रोत्साहित होता है। अब अगला जो है वो है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा के विपरीत है। अगर कोई वस्तु में गति के कारण कोई कार्य करने की क्षमता पैदा होती है तो उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे साइकिल है, आप उसको ढाल पे खड़े कर दो और उसकी स्पीड की वजह से कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो अब गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। तो उसके गति के कारण ही तो वो आगे प्रोसीड कर पा रहा है, आगे चल पा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, उसकी गतिज ऊर्जा कहेंगे। और उसकी वजह से कार्य क्या हो रहा है, तो वो क्या, एक दूरी को विस्थापित कर रहा है, एक दूरी को कवर कर रहा है। एक विस्थापन जो हो रहा है साइकिल में, वो उसका कार्य के रूप में दिखेगा। तो यदि m द्रव्यमान की वस्तु v गति से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv²। इसका डेरिवेटिव भी है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना डीप एनटीपीएससी में पूछता नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए सिंपल सा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाएगा। और फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 नंबर में आते हैं। एक आध क्वेश्चन है गति के नियम वगैरह, वो 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। या प्रकाश जो आगे वाला इसका चैप्टर है, वहाँ से लाइट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर में आते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पूछा जाएगा कार और ऊर्जा से, और साथ ही साथ अगर पूछा भी गया तो ये साथ में एक साथ पूछ लिया जाएगा कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो उसमें आप ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और उसमें उसकी गति v है, तो वो v गति से अगर वो गतिशील है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है तो अपन को क्या होगा, 1/2 mv²। कई बार ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कई चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/2 mv² है, ठीक है। तो इसमें कई बार ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो दुगना हो जाएगी, ठीक है। और यदि अगर वेग को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप फार्मूला रख रखे हैं यहाँ पे, कोई भी एक वैल्यू एडजस्ट कर लो। जैसे कि अगर वेग को बढ़ाया है तो ठीक है, तो आप द्रव्यमान को 1 मान लो और फॉर्मूला पुट कर दो और देख लो कि अगर इतना बढ़ाया जाएगा तो इसके ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगा या इसकी गति में क्या परिवर्तित होगा, और इसको अगर कम किया जाएगा तो इसकी गति में क्या कमी आएगी। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति एक साथ ही चैप्टर होते हैं, तो इसमें जो एमपीपीएससी में शक्ति को नहीं दिया, लेकिन ये पूछा जाता है कि शक्ति क्या होता है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके क्षमता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से कार्य करता है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे उनके कार्य समय के अनुसार से, कि उनकी कार्य करने की दर क्या है, कि एक व्यक्ति 5 मिनट में कितना कार्य कर पा रहा है और दूसरा व्यक्ति वही 5 मिनट में कितना कार्य संपन्न कर पा रहा है। तो इससे अपन अंदाज़ा लगाएंगे कि किस पे कितना शक्ति है, या फिर किस में कितना पावर है या कितना ऊर्जा है। मान लो एक कार्य को करने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए और 5 मिनट में एक व्यक्ति करता है और एक व्यक्ति 10 मिनट में करता है, तो 10 मिनट वाला व्यक्ति अच्छा होगा कि 5 मिनट वाला। तो जाहिर सी बात है जो 5 मिनट में काम संपन्न करेगा वही व्यक्ति तो अच्छा होगा। तो ये अपन कहाँ से निकालते हैं, तो ये निकालते हैं अपन शक्ति से, ठीक है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। यह भी अदिश राशि है। अब शक्ति को अगर अपन निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो किया गया कार्य, आप कितना कार्य करते हो और उस कार्य को करने में लगा समय। तो इस तरह से अपन एक रिलेशन बना सकते हैं कार्य और टाइम में, क्योंकि टाइम से ही अपन देख पाएंगे कि कौन सी व्यक्ति ज़्यादा सूटेबल है कार्य के लिए, या कौन सी व्यक्ति कार्य को कितना जल्दी कर पा रहा है। तो ये पावर से अपन निकाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कार्य बटे समय। मतलब जितना समय में किया गया कार्य कितना है, तो आप मान लो डब्ल्यू कार्य किए हो, कितने समय में किए हो, तो टी समय में किए हो, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो वाट का होता है, और 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड ये होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल पर सेकेंड होता है, जिसको वाट में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जेम्स वाट जो साइंटिस्ट थे उनके रिस्पेक्ट या सम्मान में वाट इसका जो मात्रक लिया गया वो वाट लिया गया। तो ये भी आपको आना चाहिए, कभी कभी प्री क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और ये मात्रक जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि ये मात्रक कई बार पूछा जाता है।
तो कोई भी व्यक्ति का जो कार्य करने की दर है उसको अपन निकालने के लिए किसकी मदद लेते हैं, तो वो लेते हैं पावर की, शक्ति की। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए समाज सभी व्यक्ति या सभी जो भी ऊर्जा है वो एक साथ एक समय में कार्य नहीं कर सकते, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं और दर अलग अलग है कार्य करने के लिए। तो तीनों तीनों इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम को आप सेपरेट कर दो और एक बच्चे को, एक महिला को, एक व्यक्ति को एक ही काम को करने के लिए कहो, तो कार्य जो है वो एक टाइम पे अगर 1 घंटे का टाइम दोगे तो कार्य इस तरह से होगा, एक बच्चा लगभग इतना कार्य कंप्लीट कर पाएगा, एक महिला इतना, और एक वयस्क व्यक्ति इतना कार्य कंप्लीट कर पाएगा। तो ये सब निकालने के लिए अपने किसकी ज़रूरत पड़ती है, टाइम की। तो टाइम के लिए ही अपन शक्ति को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। इसमें जो लास्ट में आता है वो आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये सभी को लगभग पता होगा कि कोई भी ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही उसका मतलब वो खत्म होती है, ना ही वो समाप्त होती है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता। तो फिर ऊर्जा की संकट क्यों आई, ये भी एक बात होगी। तो मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ पहले। ऊर्जा ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण के नियम। कोई भी ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ वो कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जब कभी एक रूप से ऊर्जा का उपयोग होता है तो दूसरे रूप में समान मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है, इसलिए ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। बस यही इम्पोर्टेंट है कि मान लो एक एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, मैं एक बक्से को यहाँ से बल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऊर्जा लगाया, तो मेरा जो एनर्जी था वो किस में लगा है, इस बॉक्स में लगा, और बॉक्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ जो ऊर्जा था वो इस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से ही सिंपल से कन्वर्ट होते रहता है ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और उसमें किसी भी तरह से कोई लॉसेस नहीं होता। तो ऊर्जा संकट की जो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपन अभी कोल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन जो उनसे उत्पन्न ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट होके या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होके समाप्त हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो समाप्त हो रहा है वो किस तरह से, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसको अपने पास ऐसी कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है कि दोबारा उसको उस ऊर्जा को दोबारा अपने अपने काम के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है उसमें परिवर्तित किया जा सके। अपने पास टेक्नोलॉजी की कमी के कारण या उसके जो मेथड है या उसको कन्वर्ट ना करने के कारण अपन क्या कहते हैं कि ऊर्जा संकट अपने ऊपर आने वाला है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है और यहाँ पर ऊर्जा नियत है। एक ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी और ना ही खत्म होगी, तो ऊर्जा की संकट कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन संकट है अपने पास टेक्नोलॉजी की, क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम ऊर्जा को दोबारा कन्वर्ट कर सकें और दोबारा उपयोग में ला सकें। क्योंकि जैसे ही अपन पहले शुरू में जीवाश्म ईंधन से अपन ने लिया तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जैसे ही आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ तो विद्युत ऊर्जा के बाद में लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, तो लाइट ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया, और जैसे ही वो लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ तो लाइट ऊर्जा अपने आप को यूज कर लिया हमने। अब लाइट ऊर्जा हमने जब यूज कर लिया तो वापस से लाइट ऊर्जा जो यूज किया ना उसको अपन किसी दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी या हमारी जो इंजीनियरिंग है उसकी कमी है, जिसकी वजह से हम ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो थैंक यू वेरी मच, और आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार और ऊर्जा है, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक पे दिया हुआ है, तो यहाँ से कार ऊर्जा दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर एक साथ पूछेंगे तो 6 नंबर में पूछा जाएगा, और अलग अलग पूछेंगे तो तीन तीन नंबर में ही पूछा जा सकता है। तो दोनों के डेफिनेशन, दोनों का फॉर्मूला, और साथ ही साथ दोनों में जो भी इनके प्रकार हैं वो दोनों याद आना चाहिए कि शून्यकार, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य क्या होता है। और शून्यकार, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके विस्थापन 0 पर हो तो उसे शून्य कार्य कहेंगे। धनात्मक कार्य कहेंगे किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके बल की दिशा के विस्थापन के रूप में प्रदर्शित हो तो उसको धनात्मक कार्य कहेंगे। और ऋणात्मक कार्य बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य या विस्थापन प्रदर्शित हो तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहा जाएगा। इसी तरह यांत्रिक ऊर्जा को आपको समझना है ऊर्जा में, और इसके बाद उनकी स्थिति के हिसाब से 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। इनके फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला कई बार पूछा जा सकता है। और इसके अलावा शक्ति का भी पावर,
पूछा जाएगा। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो सिंपली इसको डेफिनेशन के रूप में ही पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।